स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ हम मौजूद हैं विजय चौक पर, दिल्ली में देश की संसद के बाहर से प्रोग्राम लाइव आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र का अपडेट आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में कल सरकार बन गई, बड़े कह देते हैं नखरा करके भी सही, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब बन गए उप मुख्यमंत्री। लेकिन झगड़ा था गृह मंत्री बनने का, किसके पास होगी होम मिनिस्ट्री। कल इस पर कोई क्लैरिटी नहीं हुई और बताया जा रहा है कि जो मंत्रियों ने शपथ नहीं ली कल, उसके पीछे वजह भी यही है कि ये तीनों पार्टियों के बीच में नहीं तय हो पाया कि किसको क्या विभाग मिलेगा। वरना बीजेपी ने तो मांगा था एनसीपी से भी और शिवसेना से भी अपने मंत्री बता दीजिए, 7 मंत्री आज शपथ ले लेते हैं आपके, लेकिन उन्होंने लिस्ट ही नहीं दी। कहा कि पहले हमको बताओ कौन से मंत्रालय हमको दे रहे हो। तो ये अभी तय नहीं हुआ, अभी आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। लेकिन लंबी बात करके भी कुछ ना बताना, यह आपको अगर देखना हो, या कुछ ना बताते हुए भी इशारे में सब कुछ बता देना, तो इसके लिए आपको कल देवेंद्र फडणवीस की बात सुनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शपथ लेने के बाद सभी लोग जो हैं मंत्रालय गए थे, वहाँ पर उन्होंने पीसी ली और वहाँ उनसे यही सवाल हुआ कि भाई होम मिनिस्ट्री का क्या होगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, ये तो आप बता दीजिए। तब फडणवीस साहब ने कहा देखिए गृह मंत्री का जो काम होता है ना, बड़ा थैंकलेस जॉब है, गाली खाने वाला काम है। कुछ भी करे वो गाली ही खाता है, जिसके पास भी गृह मंत्रालय होता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कह सकता हूं कि हमने बड़े अच्छे तरीके से गृह मंत्रालय चलाया था। पिछले 2.5 साल भी ये देवेंद्र फडणवीस के पास ही था और इस बार भी हमारी सरकार बड़े अच्छे से इस मंत्रालय को चलाएगी और कानून का पालन करवाएगी। फिर एक जगह शायद उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था में ही देखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ये नहीं कहा मैं गृह मंत्री बनूंगा, लेकिन कानून व्यवस्था देखने का और क्या मतलब होता है। तो आप ज़रा फडणवीस साहब की बात सुनिए, फिर अभी समीर जी बता देंगे झगड़ा बढ़ा है कि ख़त्म हुआ है। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। उन्होंने कहा मैंने बड़ी कन्विक्शन से मंत्रालय संभाला था, इस सरकार में भी हम अच्छे से चलाएंगे। कौन चलाएगा लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। देखिए, अगर पिछले 10 साल का आप देखेंगे तो 10 साल में 7.5 साल देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहा है। और जब 2014 में जब शिवसेना का बहुत जोर था कि हमने आपको समर्थन दे दिया, आप कम से कम गृह मंत्रालय दीजिए, उप मुख्यमंत्री बनाया तो गृह मंत्रालय हमें दीजिए, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहा था। तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से 7.5 साल गृह मंत्रालय को देखा है, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि बम्बई और महाराष्ट्र में बम्बई और पुणे जैसे बड़े शहर हैं और बम्बई की जो अंडरवर्ल्ड की स्थितियाँ रहती है, तमाम तरह के अपराध होते हैं, वहाँ किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। मुझे लग रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा। यस, उन्होंने मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को बता दिया होगा और एकनाथ शिंदे को भी शीर्ष नेतृत्व ने बता दिया होगा भारतीय जनता पार्टी के कि गृह मंत्रालय को आप जिद मत कीजिए, वह मुख्यमंत्री के पास रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास आएगा। खबर तो ये भी चल रही है कि वित्त मंत्रालय को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है अजित पवार के पास देने के लिए। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास रहना चाहिए, क्योंकि जो हालत अभी महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति उसके लिए लग रहा है। और गृह मंत्रालय की बात तो मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा और यह मैसेज एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। नहीं, मतलब वो बात है कि उन्होंने इस मैसेज को स्वीकार कर लिया है या अभी झगड़ा और बढ़ेगा। अगर कल शपथ ग्रहण कर लिया, इसका मतलब उन्होंने भारी मन से इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुद्दा तो गृह मंत्रालय का था। शपथ ग्रहण करने के पहले 3 घंटे पहले तक यह तय नहीं था कि एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, और मुद्दा यही था कि वह कंफर्मेशन चाहते थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय दिया जाएगा, तभी वह शपथ ग्रहण करने आएंगे। लेकिन उन्हें संदेश चला गया दिल्ली से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि गृह मंत्रालय आपको नहीं मिलेगा। और मुझे शायद ये तय है, मामला तय है कि देवेंद्र फडणवीस के पास। अभी उन्होंने लेकिन नया शिगुफा छोड़ दिया कि वित्त मंत्री भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है मंत्रालय। मुझे लगता है कि वो वित्त मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस साहब इसलिए रखना चाहते हैं कि अजीत पवार साहब को कहें कि देखो आप यदि वित्त मंत्रालय हमें दे दोगे तो शिंदे साहब को समझाने में आसानी होगी कि भाई देखो उनको भी ये नहीं दिया है हमने और ये दोनों रख सकते हैं। और गृह मंत्रालय जो फडणवीस साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि गाली खाने वाला मंत्रालय, थैंकलेस जॉब वाला मंत्रालय है, लेकिन वो वेपन भी वही है। गवर्नमेंट वेपन जो है ना, सरकार चलाने का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो गृह मंत्रालय है। अब ये भी सवाल हो सकते हैं, पिछली बार जो शिंदे साहब कह रहे थे कि आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपके पास था,
गृह मंत्रालय, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास था ना जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय उनके पास 100 उनसे डबल वो थे एमएलए, और मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। सर अब नंबर का तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो नहीं, शिंदे नंबर साहब भी नहीं, जानते तो हैं, सवाल मतलब- नाक का है। हाँ, तो नाक का सवाल पे उप मुख्यमंत्री बना दिया। और अब ये बात ठीक है कि जब उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए तब उन्होंने सरेंडर कर ही दिया होगा, सरेंडर ना कहे मान लिया होगा कि अब गृह मंत्रालय हमारे के बिना भी जब हम लोग- नाराज होते हो, अब तुम सरकार तो छोड़ने वाले नहीं हो। छोड़ने वाले नहीं हो, तो वो चला लिया होगा और इस पर चल रहा होगा। और वो वित्त मंत्रालय की बात इसीलिए कर रहे होंगे शायद देवेंद्र जी कि शिंदे साहब को भी थोड़ी सी तसल्ली रहे, क्योंकि हमारा सुख जो है ना केवल इसी में कि दूसरा दुखी रहे। सर देखिए ये मामला अब खत्म हो, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। शिंदे साहब ने वैसे भी ये डिक्लेयर किया है कि मैं बताऊंगा कुछ नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि मैं शपथ ले रहा हूँ। अब आपको दूसरी आज की खबर देता हूँ मैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया जिस पर बहुत बात होनी ही चाहिए। शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ के बयान से। उन्होंने कहा था ये बाबर आया, इसने मस्जिदें तोड़ी, अयोध्या में तोड़ी मस्जिद, अब संभल में तोड़ी, और आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सब एक ही जैसे कृत्य हैं, ये सबका डीएनए एक है। अब इस पर ओवैसी साहब ने भी बात की है बांग्लादेश को लेकर के। योगी जी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मुसलमान क्या कर रहा है, इससे भारत के मुसलमान को क्या लेना देना है, हमें किस बात की तोहमत है, आप हम पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे अपने मसले, हमारे तो अपनी शिकायतें आपसे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बांग्लादेश देखे या भारत सरकार कुछ करे उसमें। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है। यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी माइनॉरिटी हो रहा है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है, भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात है बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे, आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। करेक्शन, उन्होंने कहा भारत के मुसलमान का बांग्लादेश के हिंदू से क्या लेना देना है, हम कैसे जिम्मेदार हैं वहां हिंदू के साथ कुछ गलत हो रहा है तो। त्रिपाठी जी, ये ओवैसी साहब तो वही है ना जिन्होंने संसद में जय फिलिस्तीन बोला था। बिल्कुल, और उनको बोलते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आई। बांग्लादेश दुनिया के दूसरे हिस्से में नहीं है, बांग्लादेश हमारा हिस्सा है। देश कट के बन गया क्योंकि आपके जैसे कुछ और लोग थे जिनको 47-48 में लगा कि अपना मुल्क बनाएंगे, इस्लामिक मुल्क बनाएंगे, जिन्ना के साथ चले गए। और शेख मुजीबुर रहमान को लगा कि जिन्ना के साथ नहीं रह सकते, इसलिए बांग्लादेश बना। वो बांग्ला संस्कृति का झगड़ा था, और वहां जो हिंदू गए थे वो उसी बांग्ला संस्कृति के लिए अपनी जमीन पर गए हैं, अपनी मातृभूमि पर हैं। और वहां पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने, कट्टर लोगों ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको मारा है। हिंदुओं को धर्म के आधार पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों नहीं होगा मसला? मसला होता है ना जब रोहिंग्या के समर्थन में हैदराबाद, जो जोधपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी लोग हैं वहां क्या होता है, रैली निकलने लगती है। जब आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि म्यांमार से जो लोग आए हैं जरा उनको शरण देना है कि नहीं देना है, जब आप कहने लगते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी अगर वो मुस्लिम है तो उसके पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं। थोड़ा बोलते वक्त सोचिए तो सही ओवैसी साहब। और जो हिंदू है उसको भारत के मुसलमान से नहीं उम्मीद है, उसको भारत सरकार से, भारत के नागरिकों से उम्मीद है। अगर आप इसमें भी मुसलमान कर रहे हैं तो ये कठिन है। वो कह रहे हैं भारत का मुसलमान क्या कर लेगा बांग्लादेश के हिंदू तो के भारत के मुसलमान से तो करने को कहा नहीं जा रहा, लेकिन भारत का मुसलमान यहां तो पत्थर न चलाए। यहां क्यों पत्थर चलाता है वो? वहां के हिंदू के लिए किसने कहा कि भारत का मुसलमान दोषी? एक बयान दिखा दीजिए। योगी जी ने जो कहा ना कि भाई वहां की घटनाओं में और यहाँ जो हुआ संभल ना, पहले हाँ, इसीलिए अच्छा दोनों को, तीनों को आप अलग अलग देखिए। बाबर आया था आक्रांता, उसने हमारे मंदिर मस्जिद तोड़े।
बांग्लादेश में क्या है, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है। और संभल में क्या हुआ, न्यायालय के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ लोग पत्थर लेकर खड़े हो गए। तो मानसिकता तो एक ही हुई ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू के ऊपर कोई मुसलमान कह रहा, कतई नहीं कह रहा है, लेकिन जो पत्थर लेकर खड़ा हो रहा है, जो पुलिस के सामने पत्थरबाजी कर रहा है, और अगर कोई जायज मसला होता तो बात अलग थी, लेकिन न्यायालय के आदेश के सामने खड़ा है, तो मानसिकता तो वही है। ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भी कुछ हो रही है प्रताड़ना, उसको लेकर यहाँ पर मुसलमानों को कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई रैली निकाले, कोई मोर्चा करे, बड़े लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? करना ही चाहिए, और उनको मुसलमान के तौर पर नहीं, उनको भारत के नागरिक के तौर पर करना चाहिए। ये अच्छा थोड़ी ना है कि हर जगह जो भारतीय कर रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदू नजर आए, और जब मुसलमान को रैली निकालने का वक्त आए तो प्रतीक्षा करे कि गाजा में होगा तो हम निकालेंगे। मुश्किल तब है ना, अगर वो गाजा के समय भी नहीं निकालता तो उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश कट कर अलग हुआ है। वो ठीक वैसे ही है जैसे भाई भाई के घर में बंटवारा हो जाता है, वो मसला है। ये वो वाला नहीं है कि दूसरे देश में जाके कुछ करना है, दुनिया के दूसरे हिस्से में नहीं है। तो ये दोनों फर्क है, और मुझे लगता है बिल्कुल भारत के मुसलमानों को खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि जो कुछ वहां हो रहा है गलत है, और जो संभल में पत्थरबाजी हुई वो भी गलत है। अब योगी जी ने कह करके ऐसा तार तो छेड़ ही दिया है कि इस पर सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा भाई किस कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं, तो फिर अपना भी डीएनए कराएं। देखिए, बुखारी साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि बुखारी साहब आंसू निकाल रहे थे मुसलमानों की स्थिति को लेके। अगर वो थोड़े आंसू ये भी निकाल देते कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, वो एक बयान दे देते, मदरसों में मस्जिदों में इसको लेके घोषणा हो जाती कि भाई वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वह गलत है, मुसलमान ये कौम ये इस तरह में न करे। वहाँ पर आप हिंदुस्तान के अंदर अगर संभल में कुछ हो रहा है और वहाँ जब पथराव होता है तो आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हो, सरकार योगी सरकार को घेर लेते हो कि योगी सरकार मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री का काम वो छोड़कर एक संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और जब बांग्लादेश की बात आती है न ओवैसी बोलते हैं, न ओवैसी के भाई बोलते हैं, न बुखारी साहब बोलते हैं, न भारत के जो बुद्धिजीवी मुस्लिम लोग हैं वो इस संदर्भ में कोई बयान देते हैं। आप बोलिए ना कि वहाँ गलत हो रहा है और हम हिंदुस्तान वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, तो ये बता रहा है कि किस तरीके से ओवैसी और बुखारी एक पक्ष लेकर चल रहे हैं और सिर्फ अपने मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ये ओवैसी को अगर इतनी चिंता है मुसलमानों के भारतीय, तो कम से कम बताए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहा है वह गलत हो रहा है। बहराइच में जब हुआ था तो इन्हीं ओवैसी साहब का कैसे बयान आया था जब उसकी निश्चित हत्या कर दी गई थी मिर्शा की, तो किस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया था कि अगर वो किसी के घर में घुसेगा तो क्या होगा, उसकी आरती उतारी जाएगी, मार दिया तो क्या कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप बयान दोगे। उनको प्रॉब्लम इससे भी है कि योगी जी ने कह दिया कि बाबर ने वहाँ मंदिर तोड़ा था, कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री यहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे मामले को। नहीं, वो उसके कनेक्ट करने से कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि भाई वहाँ से बाबर से लेकर संभल तक आप एक कनेक्ट करो, थ्रेड बना रहे हो, उस पर उनकी आपत्ति है। और मैं बांग्लादेश के मसले पर कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब को भी कि ये मसला मुसलमानों का नहीं, यदि वो हिंदुस्तानी के तौर पर, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया है, जो हिंदुस्तान की जो चिंता है उस चिंता में शामिल होना चाहिए उनको, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, समझे, हिंदुस्तानियों का। क्योंकि एक तो हिस्सा हमारा है, बांग्लादेश में जो भी है बांग्ला संस्कृति को लेकर है, हिंदुओं की बात है। और ये कतई मतलब नहीं है, मैं तो नहीं समझता, यदि किसी ने कहा भी है तब भी मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी है जो बांग्लादेश में मुसलमान कर रहे हैं। इसको इस बात से जोड़कर नहीं देखा ना जाना चाहिए। और अगर कोई देख रहा है तो भी मैं इसके खिलाफ हूँ कि बांग्लादेश में मुसलमान, हाँ किसी ने कहा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन ऐसा कहीं कहा तो भी कोई इससे सहमत नहीं होगा, इस बात का मसला। लेकिन ये तो कहा ना अभी त्रिपाठी जी ने कहा गाजा पर बोलते हो तो वहाँ बांग्लादेश पर भी बोलो। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश पर बोलना चाहिए इस मसले पर कि हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए हिंदुस्तानियों के तौर पर, हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पर वहाँ पर बात करनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। और वो मैं बताऊँ, माइनॉरिटी की बात हम लोग सब लोग करते हैं, इसको माइनॉरिटी हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी की बात करते हैं ना। ओवैसी साहब पूरी लड़ाई हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ उसके हक हुकूक की लड़ाई हो रही है, उनको नहीं मिल रहा, वो भी बात ठीक नहीं है, लेकिन उस पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बांग्लादेश में भी तो माइनॉरिटी की लड़ाई है ना, तो उस माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए ना। आपका एक सोच होता है, एक कन्विक्शन होता है कि भाई हम माइनॉरिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के साथ हैं,
तो वहाँ पर गाजा में भी वही बात हो रही है, बांग्लादेश में भी वही बात हो रही है। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी अभी उनको तो सर बोलना ऐसे हो गया चाहिए। कि हम मुसलमान हैं तो हम गाजा के मुसलमान के लिए बोलते हैं, तुम हिंदू हो तुम बांग्लादेश के हिंदू के लिए बोलो। बस फिर भी मैं उनकी ये इस बात के लिए क्रेडिट देनी चाहिए कि वो ये तो नहीं कह रहे कम से कम कि जो बांग्लादेश के मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इस पर तो वो उनके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे। और उनकी बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा इंप्रेशन बन रहा हो तो वो भी ठीक नहीं है कि बाबर से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से संबल तक एक थ्रेड में जोड़ा जाए।